अगर आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण चुनौती ये होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम प्रश्नों के माध्यम से करंट घटनाओं पर विस्तार से बात करते हैं ताकि अलग अलग जो भी आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाए। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि आप सभी ने हाल ही में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया है, शिक्षक दिवस मनाया है। शिक्षक दिवस भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो अपने आप को एक राष्ट्रपति कहलवाने से पहले एक शिक्षक कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे। आप ये भी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति रहे 1952 से 1962 तक और फिर दूसरे राष्ट्रपति बने 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। उन्हीं की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस हम हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। इसी शिक्षक दिवस के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए खास उपहार लेकर के आया है टीचर्स डे सेल के रूप में। आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्स 50% तक की छूट के साथ उपलब्ध होंगे इस टीचर्स डे सेल के उपहार के रूप में। तो टीचर्स डे सेल का लाभ उठाने के लिए आप अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। ये छूट कब से कब तक रहेगी? ये छूट आपके लिए रहने वाली है 5 से 6 को। 5 तो चला गया, अब आपके लिए आज ही अवसर है कि आज 12 बजे तक आप इस छूट का लाभ उठा लें, रात को 12 बजे तक। और इसके अलावा बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी आपको 25% की छूट प्रदान की जा रही है। जो सेल रहेगी वो 5 से 6 सितंबर है। 5 सितंबर चला गया है, 6 सितंबर में अभी कुछ समय बाकी है इसके जाने में, तो इस छूट का लाभ तुरंत उठाइए। छूट का लाभ आप किस प्रकार से उठाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए तुरंत, या आप हमें एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा क्या है? नंबर हमारा है 8750 इसको एक बार और लिख देते हैं यहां पर 8750 यहां पर भी ये नंबर लिखा हुआ है। तो आप इस छूट का लाभ उठाने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करके इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करें आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने स्तर पर भी इसका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं ताकि एक मूल्यांकन अपने स्तर पर भी आपका होता रहे और इस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सकें। सही उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। आप ये भी जानते हैं कि मध्य एशिया में 5 देश पड़ते हैं। कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसमें से केवल एक देश ऐसा है इन पांचों में से जो शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है और वो है तुर्कमेनिस्तान। चलिए शंघाई सहयोग संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि पूरा टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भागीदारी शिरकत की है। शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 10 हो गई है। इसके स्थापना के बीज आप कहां पर देखते हैं? 1996 में गठित शंघाई 5 में इसके स्थापना के बीज देखे जा सकते हैं। शंघाई 5 में कौन कौन से देश शामिल थे? एक तो चीन, चाइना इसमें शामिल था, रशिया इसमें शामिल था और मध्य एशिया से 3 देश इसमें शामिल थे, कजाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इसमें शामिल था। फिर क्या हुआ? वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हुआ और जो शंघाई 5 था ये 2001 में तब्दील हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन में। इसके बाद वर्ष 2017, कब? वर्ष 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। तो सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के हो गई 8। फिर 2023 में इसमें ईरान भी शामिल हो गया, सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के हो गई 9। और फिर वर्ष 2024 में इसमें बेलारूस को भी शामिल कर लिया गया और सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के हो गई 10। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक
व्यापारिक या आर्थिक और सैनिक गठबंधन के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, इसमें कुछ देश शामिल नहीं है क्योंकि पुराना मैप है, लेकिन एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर करता है। अगला प्रश्न है, उर्जित पटेल को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, नीति आयोग उपाध्यक्ष या आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति भारत की जो कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसी ने यह निर्णय लिया है कि उर्जित पटेल को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाए। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा या जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता। हटाया नहीं जाता का मतलब जब तक, अगर 3 वर्ष से पहले उन्हें हटाया नहीं जाता है तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। आईएमएफ में ये एक ऐसे समय में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे जब विश्व कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे पूरे विश्व में एक महंगाई में, विशेष तौर से यूरोप में एनर्जी प्राइसेस जिस प्रकार से बढ़े हैं, तो पूरे विश्व में एक महंगाई बढ़ोतरी की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही बहुत से ऐसे देश हैं जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो उन पर डेट स्ट्रेस है। इसके अलावा असमान आर्थिक विकास भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है आईएमएफ की। अलग अलग देशों में हमें विकास के अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। कुछ देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो बिल्कुल भी आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में भी हमें विकास के स्तर में क्षेत्र आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। तो आईएमएफ के सामने जो वैश्विक स्तर पर एक असमान विकास की चुनौती भी है। अगर हम उर्जित पटेल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करें तो ये भारत के एक वरिष्ठ मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं। इनका जन्म 1963 में नैरोबी में हुआ था, केनिया में, लेकिन इनका जो पारिवारिक मूल है वो गुजरात में पड़ता है। इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ कहाँ से की है, जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई इन्होंने की है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है। इसके अलावा एमफिल 1986 में इन्होंने अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी और पीएचडी इन्होंने अपनी येल यूनिवर्सिटी से 1990 में की। 1990 में पीएचडी करने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। 1992 से 1995 के बीच ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंडिया डेस्क में भी कार्यरत थे और ये समय इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब से स्टार्ट हुई थी? 1991 से शुरू हुई थी। तो भारत में भी आर्थिक दृष्टिकोण से वो काफी उथल पुथल का समय था। ये पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक। अगला प्रश्न है, दारूमा डोल का एक प्रमुख संदेश क्या है? हाल ही में जब जापान की यात्रा पर भारतीय प्रधानमंत्री गए तो वहां पर एक मंदिर के प्रीस्ट ने, एक प्रमुख प्रीस्ट ने उन्हें दारूमा डोल भेंट की थी। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। तो आपको ये बताना है कि इसका मुख्य संदेश क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, भाग्य को कोसना, दूसरों से तुलना करना, 7 बार गिरो 8वीं बार उठो का संदेश देना, सिर्फ एक बार कोशिश करने का संदेश देना। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। दारूमा डोल इस प्रकार के संदेश प्रदान करती है। आप ये भी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की जो जापान यात्रा थी, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने से पहले, तियानजिन जाने से पहले 2 दिवसीय यात्रा थी जापान की, जहां पर उन्हें टोक्यो में शोरिनजान दारूमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेवरेंड सीशी हिरोशे से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ और वहीं पर पुजारी ने एक दारूमा डोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की, जो कि सौभाग्य और लक्ष्मी की मूर्ति, माफ कीजिएगा, लक्ष्य की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। सिंबॉलिक इंपोर्टेंस इसकी मानी जाती है। दारूमा डोल के महत्व और परंपरा के बारे में बात करें तो दारूमा डोल एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है जो बोधि धर्म से प्रेरित है। बोधि धर्म जो है इनका जापान में जैन बौद्ध परंपरा के स्थापना में ही प्रमुख भूमिका रही है, वही इसके संस्थापक माने जाते हैं। जो जैन बौद्ध परंपरा है ये ध्यान और एकाग्रता पर विशेष बल देती है और ईश्वर तक पहुंचने में गुरु की भूमिका पर इसका बल रहता है। ये ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर आध्यात्मिक उन्नति की बात न करके बल्कि ध्यान और एकाग्रता और
गुरु के एक सानिध्य में जाकर के उस तरह की स्थितियों को प्राप्त करना, आध्यात्मिक विकास की स्थितियों को प्राप्त करने जैसे मान्यताओं में इसका विश्वास है। ये गुड़िया आमतौर पर लाल रंग की होती है और विभिन्न क्षेत्रों और कलाकारों के अनुसार इसके रंग में भिन्नता भी हो सकती है। एक जापानी कहावत इससे जुड़ी हुई है, वो है कि 7 बार गिरो और 8वीं बार उठो, जो कि दृढ़ निश्चय को और हिम्मत का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो वो क्या करता है, इस गुड़िया के एक आंख को रंग देता है। जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है तब वो दूसरी आंख को भी रंग देता है, और इस प्रकार से अपने लक्ष्य की याद उस व्यक्ति में निरंतर समाहित रहती है, जिससे वो लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव क्षेत्र में है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट या यूरेशियन प्लेट। आप ये जानते हैं कि अफगानिस्तान में हाल के वर्षों में कई भूकंप आए हैं। हाल में भी एक भूकंप आया है जिसमें 2200, जो लेटेस्ट सूचना है, पहले सूचना आई थी कि 800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। जो लेटेस्ट सूचना है वो ये है कि 2200 से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और इसकी संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो अफगानिस्तान में लगातार भूकंप आते रहते हैं और उसका कारण एक भूगर्भीय घटना है, और घटना यह है कि ये दो महत्वपूर्ण प्लेटों के टकराव पर स्थित है। तो ये कौन कौन से टकराव क्षेत्र पर स्थित है, कौन सी प्लेट है? ऑप्शन सी इसमें सही होगा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जहां पर आपस में मिलती है। एक प्रकार से उसके फोल्ट लाइन पर यह स्थित है, और फोल्ट लाइन से ही जो भूगर्भीय प्लेटों या जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से जो ऊर्जा निकलती है, जो कि हम तक सिस्मिक वेव्स के माध्यम से आती है, भूकंपीय तरंगों के रूप में हमारे सामने आती हैं, पृथ्वी पर गमन करती हैं, तो ये फोल्ट लाइन से ही बाहर निकलती है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में आए इस भूकंप की। तो 31 अगस्त 2025 की रात अफगानिस्तान का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें 6.0 तीव्रता का भूकंप आया है। कहां पर आया है ये जलालाबाद, जो कि नांगरहार प्रांत में पड़ता है। जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये इसका केंद्र रहा है। ये काबुल की अवस्थिति है, तो काबुल के आप कह सकते हैं कि पूर्वी पूरब में ये भूकंप आया है। इसकी गहराई केवल 8 किलोमीटर थी, और 8 किलोमीटर की गहराई होने का मतलब है कि ये एक शैलो भूकंप था। इसमें मृतकों की संख्या पहले 800 प्लस की खबर आई थी, अब 2200 प्लस संख्या हो चुकी है, 2200 प्लस की संख्या। और घायल तो इसमें बहुत ज्यादा लोग हुए हैं, घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एपी सेंटर कहाँ था? जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में इसका एपी सेंटर था। अफगानिस्तान को बहुत भूकंप प्रवण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेट मिलती है। पृथ्वी का जो ऊपरी परत होती है, जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट से मिल करके बनती है। तो बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं? जैसे आप देखिए कि पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके अलावा साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पर आप इंडियन प्लेट की अवस्थिति देख सकते हैं, यूरेशियन प्लेट है। तो ऊपरी क्रस्ट, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इनसे मिलकर के, प्लेटों से मिलकर के बनती है। जहां पर यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से मिलती है, यहां पर इस स्थिति पर, यहीं पर अफगानिस्तान की अवस्थिति है। इसलिए जब इन प्लेट, ये प्लेट क्या है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं लगातार गमन करती रहती हैं, लगातार एक चलनशील अवस्थिति में रहती हैं, लगातार ये गमन करती हैं। तो इसके कारण जब टकराव होता है तो टकराव से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब टकराव से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो भूकंपीय तरंगों के रूप में हम तक आती है। इसी को हम भूकंप कहते हैं। यही कारण है कि भूकंप अफगानिस्तान में पिछले कई वर्षों में और हमेशा से ही काफी बड़ी संख्या में आते रहे हैं। 2023 में हेरात के हेरात प्रांत में 3 बड़े भूकंप आए थे वर्ष 2023 में भी, जिसमें लगभग 1300 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 1700 लोग घायल हो गए थे। 2022 में भी दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। आपने जान लिया कि क्यों अफगानिस्तान में ज्यादा से ज्यादा भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किन दो राज्यों में फैला हुआ है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान।
गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर फैला हुआ है। इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी अवस्थिति अफगान मध्य मध्य प्रदेश के इस हिस्से में आप इसकी अवस्थिति देख सकते हैं और ये राजस्थान तक फैला हुआ है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क की अवस्थिति आप देख रहे हैं। अब कूनो नेशनल पार्क अफ्रीका से जो हम चीते लेकर के आए थे उनको हमने कूनो नेशनल पार्क में मुख्यतः एक प्रकार से भारत में चीतों की संख्या को बनाए रखने के लिए हमने कूनो नेशनल पार्क में उनको इंट्रोड्यूस किया ताकि भारत में चीतों को फिर से बसाया जा सके, क्योंकि भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। तो हमने कूनो नेशनल पार्क में बसाया। अब इनका एक प्रकार से विस्तार करने के लिए दूसरी जगहों पर भी इनको बसाए जाने की योजना है और उस जगहों के रूप में एक महत्वपूर्ण जगह चुनी गई है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर हाल ही में 2 चीते लाए गए थे और अब एक मादा चीता को यहाँ पर इनके मादा चीता को लाया जाएगा ताकि जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी संदर्भ में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य लगातार चर्चा में आया है। इसके बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 2500 वर्ग किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। अगर यहाँ की वनस्पति के बारे में बात करें तो घास के मैदान, सूखे पतझड़ी वन और नदी किनारे सदाबहार वन यहाँ पर मौजूद हैं, जो चीतों के लिए आदर्श आवास माने जाते हैं। वर्तमान में गांधी सागर की जो चीता वहन क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो लगभग 10 चीतों की है। और शिकार प्रजातियों के घनत्व के बारे में बात करें, यानी जो चीतों के महत्वपूर्ण शिकार हैं जैसे चीतल है, जैसे नीलगाय हैं, उनके गांधी सागर में घनत्व की बात करें तो चीतल का घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? 7.38 है और नीलगाय का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है 4.35। तो 10 ही चीतों की वहन करने की क्षमता है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे ज्यादा का वहन क्षमता उसकी नहीं है। न तो उसके पास इतना आप कह सकते हैं कि पूरा जो प्रे एरिया है, जो शिकार प्रजातियां हैं, वो उतनी है भी नहीं कि वो इससे ज्यादा चीतों को वहां पर वहन कर सके। इसी को कहते हैं धारणीय क्षमता। कोनों में वर्तमान में 19 शावक हैं जो गर्मी और वर्षा दोनों परिस्थितियों में अच्छी तरह से अनुकूलन को दर्शा रहे हैं और बाढ़ के दौरान इन्होंने तैरना भी सीख लिया है। अगला प्रश्न है, विक्रम 32 चिप किस संगठन द्वारा डिजाइन की गई है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा इसरो। इसरो के द्वारा जो चिप है विक्रम 32 चिप, इसरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। 32 बिट्स का मतलब क्या हुआ? 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर, यानी ये इतने डेटा को एक बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट्स होते हैं। तो ये इतने, यानी एक बार से 4 बाइट डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है, उसको संसाधित कर सकता है। और इस तरह के प्रोसेसर की हमें जरूरत कहां पर पड़ती है? इस तरह की चिप की हमें जरूरत कहां पर पड़ेगी? जो हमारे स्पेस मिशन है उसके लिए खास रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वहां से डेटा आ रहा है, जो ग्राफिक्स आते हैं, उनको तेजी से संसाधित करने की आवश्यकता होती है, तेजी से प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस तरह के जो हमारे स्पेस मिशन है उसमें इसकी केंद्रीय भूमिका हो सकती है। भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी, जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है, पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 32 चिप। और अंतरिक्ष मिशनों के लिए इसे योग्य घोषित किया गया है, डिजाइन किया गया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। इसका निर्माण सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में 180 नैनोमीटर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक पर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको 180 नैनोमीटर यहाँ पर किसका आकार दिखा रहा है? जो आपका सर्किट है, ट्रांजिस्टर है। तो एक प्रकार से जो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, इसके अंतर्गत 2 ट्रांजिस्टर मिलकर के काम करते हैं और ये चौड़ाई सर्किट की एक प्रकार से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब 2 ट्रांजिस्टर मिलकर के इस तकनीक में काम करते हैं तो वो डेटा को बहुत तेजी से
प्रोसेस करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। ये जो चिप है ये विक्रम 1601 का एडवांस्ड चरण है, उसका अगला संस्करण है जो 2009 से इसरो के लॉन्च वाहन में उपयोग हो रही है। यानी इसरो का जो लॉन्च वाहन है उसमें 2009 से विक्रम 1601 नाम की चिप इस्तेमाल हो रही है और इसका अगला संस्करण है विक्रम 32 चिप, जिसका आधिकारिक नाम क्या है, विक्रम 3201 इसका आधिकारिक नाम है। और मार्च 2025 में विक्रम 32 चिप इसरो के प्रोग्राम में औपचारिक रूप से शामिल कर ली गई थी। विक्रम 32 की जो चिप है, इसका जो 32 बिट का जो आर्किटेक्चर है, इसे बड़े डेटा को अधिक कुशलता से प्रोसेस करने के लिए, एक प्रकार से प्रोसेस करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन को सपोर्ट करती है, यानी बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो दशमलव में बहुत छोटी से छोटी संख्या होती है दशमलव में, उस प्रकार के डेटा को भी बहुत तेजी से प्रोसेस करने में सक्षम होती है, जिससे रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के लिए जरूरी हो जाती है। भविष्य में ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी एक प्रकार से सपोर्ट किया जाएगा, उसके लिए भी सी मतलब इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी सपोर्ट जोड़ दिया जाएगा इस चिप में, विक्रम 32 चिप में। अगला प्रश्न क्या है, ब्लू ड्रैगन आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन क्या है, ठंडे समुद्री क्षेत्र, केवल अंटार्कटिका में, उष्णकटिबंधीय समुद्रों में, या केवल भूमध्य सागर में। सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर होगा कि ये केवल उष्णकटिबंधीय, केवल नहीं बल्कि ये मानना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं। और किस कहां कहां पर उष्णकटिबंधीय समुद्रों में इनकी अवस्थिति आप देख सकते हैं, इनकी अवस्थिति आप देख सकते हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जो उष्णकटिबंधीय समुद्र हैं वहां पर ये सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्लू ड्रैगन क्या है, ब्लू ड्रैगन एक प्रकार से के जो समुद्री स्लग हैं, जो समुद्री स्लग सामान्य तौर से समुद्र की सतह पर तल पर रहते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के स्लग हैं जो आपको समुद्र की सतह पर यानी ऊपरी सतह पर देखने को मिलेंगे और ये कुछ मात्रा में जहरीले भी होते हैं। हाल ही में स्पेन के बीच पर इनकी संख्या बढ़ जाने के कारण स्पेन के बीच जो है वो लोगों से खाली देखे गए, क्योंकि लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि इनका जो डंक होता है वो काफी दर्दनाक होता है। तो अब हम थोड़ा ब्लू ड्रैगन के बारे में जान लेते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लोकस एटलांटिकस इनका वैज्ञानिक नाम है। समुद्री स्लग की एक छोटी प्रजाति है, लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर है, समुद्र की सतह पर तैरते हुए ये जीवन बिताते हैं, जबकि अधिकतर जो है समुद्री जो स्लग हैं वो समुद्र तल पर रहते हैं, लेकिन ये ऊपरी सतह पर रहते हैं। ये उल्टे तैरते हैं यानी पीठ के बल तैरते हैं और पीठ का जो इनका रंग होता है वो सफेद होता है, जिससे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये दिखाई नहीं देते हैं और आसानी से किसी को डंक मार सकते हैं, किसी व्यक्ति को छुप करके डंक मारने में सक्षम होता है। इनके जो भोजन होते हैं किसको ये खाते हैं, जेलीफिश को खाते हैं। इसके अलावा जहरीले साइफोनोफोर्स को भी ये खाते हैं, जैसे पोर्चुगीज मैनोवोर एक महत्वपूर्ण जहरीला साइफोनोफोर्स है, उस तरह का इनका भोजन है। और इनके जो जहर है, इन जीवों के जो डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं, जेलीफिश की है या जहरीले साइफोनोफोर्स की है, उनकी डंक मारने वाली कोशिकाओं यानी स्टिंगिंग सेल्स को अपने शरीर की उंगलियों जैसी संरचनाओं में संचित कर लेते हैं, उंगलियों जैसी संरचनाओं में संचित कर लेते हैं। और इसका जो डंक होता है ब्लू ड्रैगन का, ये बेहद दर्दनाक हो सकता है, जिससे सूजन होगी व्यक्ति को, वहां पर थोड़ा लाल लाल भी हो जाएगा, मतली होगी, उल्टी होने का मन करेगा, लेकिन जानलेवा नहीं होता, घातक नहीं होता इसका डंक। हाल ही में इनकी उपस्थिति स्पेन के बीचेस पर देखी गई है। सबसे पहले इन्हें, अगर हम स्पेन की बात करें तो 1839 में यहाँ स्पेन के जो आइलैंड है कैनरी आइलैंड, यहाँ पर 1839 में इनको देखा गया था। और यहाँ पर बेलेरिक आइलैंड्स हैं, यहाँ पर बेलेरिक आइलैंड्स में ये 20वीं सदी के दूसरे दशक में 1910 दूसरे दशक में इनको देखा गया था। तो आप देख सकते हैं ये स्पेन की अवस्थिति है, ये फिर से बीचेस पर दिखाई दिए हैं, तो लोग इनसे सतर्क हो गए हैं। अगला प्रश्न क्या है, भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बिग फोर सांपों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ होने की संभावना है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत। क्या होगा सही उत्तर, सही उत्तर होगा उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत। बिग फोर
प्रजातियां कौन सी हैं सांपों की जिनके कारण भारत में 90% मौतें होती हैं जिनके काटने के कारण। और ये बिग फोर सांपों की प्रजातियों में कौन कौन शामिल है? कॉमन क्रेथ, रसेल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर और स्पेक्टिकल्ड कोबरा। किंग कोबरा नहीं, स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इनकी वजह से भारत में इनके काटने से 90% से ज्यादा मौतें होती हैं और इसलिए इनको बिग फोर प्रजातियां कहा जाता है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ है जिसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के डेटा का भी इस्तेमाल किया गया है और इस डेटा के आधार पर एक अनुमान ये लगाया गया है कि धीरे धीरे इनकी संख्या उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बढ़ सकती है दक्षिण भारत की अपेक्षा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की घटना के कारण ये उत्तर और उत्तर पूर्व भारत की ओर इनका गमन हो सकता है। क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है इसलिए इनके द्वारा काटे जाने की जो घटनाएं हैं कृषि क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ है जिसके बारे में यहाँ चीजें प्रस्तुत की गई हैं। एक उदाहरण के तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में जो सो स्केल्ड वाइपर है वो कर्नाटक राज्य का जो क्षेत्र है उसके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है सो स्केल्ड वाइपर के लिए। भविष्य में कर्नाटक में इनकी संख्या में 12% से 44% की कमी आ सकती है, लेकिन पश्चिमी भाग में इनकी संख्या सामान्य तौर से रहेगी और ये 12 से 44% की जो कमी आएगी इसका गमन उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत की तरफ हो सकता है। अगला प्रश्न है, नई जीएसटी संरचना में कितने मुख्य स्लैब होंगे? आपके सामने ऑप्शंस हैं। 3 स्लैब होंगे, 5%, 12% और 18% वाला। 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% वाला। और 40% विशेष वस्तुओं पर टेस्ट लगेगा जो सिन गुड्स हैं। 4 स्लैब होंगे, 5%, 12%, 18% या 28% या 5 स्लैब होंगे, 0%, 5%, 12%, 18% या 40%। सही उत्तर क्या होगा? अब 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% वाला, और साथ ही कुछ सिन गुड्स पर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं ऐसी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा। 2 ऑप्शन 20 में सही है। तो आप जानते हैं कि सरकार ने जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म किया है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पहले 12% के स्लैब में आती थी, उनमें से बहुत वस्तुओं को 5% के स्लैब में कर दिया है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो पहले 28% के स्लैब में आती थी, उनको 18% के स्लैब में कर दिया है। और साथ ही ऐसा भी किया है कि 18% वाले स्लैब की वस्तुओं को 5% वाले स्लैब में किया गया है। इसका एक सामान्य विवरण अगर आपको देखना हो तो जीएसटी काउंसिल ने इसको मंजूरी प्रदान की कर दी है और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारत के वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। और जीएसटी काउंसिल में भारत के वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो राजस्व प्रमुख होते हैं, वो मंत्री के रूप में वो शामिल होते हैं। किन किन वस्तुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है? जैसे यहाँ पर आप डेली एसेंशियल्स देख सकते हैं, दैनंदिन जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, साथ ही हेल्थ केयर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वस्तुएं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो भी आप चाहे बुक्स खरीदते हैं, नोटबुक्स खरीदते हैं, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में यहाँ बात की गई है। तो देखिए यहाँ अगर हम डेली एसेंशियल्स, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसी चीजों की बात करें तो 18% से घटा करके 5% का इन पर जीएसटी होगा। अब बटर, घी पर 12% से 5% कर दिया गया है जीएसटी। हेल्थ केयर की चीजों पर जैसे लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ पर 18% से टैक्स 0% कर दिया गया है। एजुकेशन में भी आप एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स पर 12% से 0% टैक्स कर दिया गया है। ट्रैक्टर पर भी 12% से 5% टैक्स कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल और पेट्रोलियम हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स पर 28% से 18% टैक्स कर दिया गया है। एयर कंडीशनर्स पर भी 28% से 18% टैक्स किया गया है। इस प्रकार से बहुत बड़ा स्तर पर आप परिवर्तन देख सकते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, इंटरपोल का पर्पल नोटिस किस प्रकार की जानकारी देता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। वांछित अपराधियों की पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग होने वाले तरीकों की जानकारी, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी या हथियारों की तस्करी के स्थान के बारे में। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।